नमस्कार। आज मैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध नई संस्कृति की ओर की विशेषताओं की चर्चा कर रही हूँ। प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित नई संस्कृति की ओर शीर्षक निबंध उनके पहले शब्द चित्र संग्रह लाल तारा में संकलित है। 1937 ईस्वी से 1939 ईस्वी के बीच रचित और संकलित शब्द चित्रों के अतिरिक्त उक्त रचना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की है। इस संग्रह का प्रकाशन बेनीपुरी जी के जीवन काल में ही कई बार हो चुका था। पुस्तक के तीसरे संस्करण के नए रूप के संबंध में स्वयं बेनीपुरी जी ने लिखा है, इसकी कुछ चीज़ें जिनका गुलाबी रंग था नई पुस्तकों में रख दी गई हैं, कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं जो अन्यत्र संग्रहित थीं, किंतु जो अपने अंगारे के से रंग के कारण इसी के लिए उपयुक्त जचीं। किसी भी देश की अस्मिता का पर्याय वहाँ की सभ्यता और संस्कृति होती है। अपनी संस्कृति को भूलकर उसे दरकिनार कर मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी भी देश की समृद्धि के लिए अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान आदि आवश्यक तत्व हैं, उसी प्रकार वहाँ की संस्कृति का भी महत्व है। प्रस्तुत विचारपरक निबंध में रामवृक्ष बेनीपुरी ने देश की आज़ादी के बाद नए समाज के निर्माण के मूलाधार, उसके विकास और उत्थान के लिए अपेक्षित तत्वों के साथ साथ नई संस्कृति को भी आवश्यक माना है। लेखक ने अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप समाज को वृक्ष माना है, अर्थनीति को उसकी जड़, राजनीति को तना, विज्ञान को उसकी डालियाँ और जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक आकर्षित करने वाली चीज़ है वह है उस समाज रूपी वृक्ष के फूल अर्थात संस्कृति। यानी नए समाज की प्रगति के लिए सिर्फ नई अर्थनीति या राजनीति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, जो नवीनता को आत्मसात किए हुए हो। जड़ और तने की सार्थकता तो उसके पुष्प में होती है, तीनों का संबंध अत्यंत ही प्रगाढ़ है। किसी एक के अभाव में भी समाज का विकास और उत्थान संभव नहीं। लेखक समय के साथ बदलते समाज में संस्कृति को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों में तीव्र गति से सबका विकास और उन्नति देख रहा है। पंचवार्षिक, 10 वार्षिक योजनाएं बन रही हैं, परंतु संस्कृति के विकास में प्रगति देने के लिए ऐसी योजनाएं नगण्य हैं। लेखक ने कुंद पड़ गए हमारे मन मस्तिष्क और पथराई आँखों का कारण परतंत्र देश के दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष को माना है, जिसके कारण संस्कृति की सुकुमार दुनिया को हम भूल बैठे हैं। लेखक के शब्दों में, गेहूं हमारी आँखों पर इस कदर छाया हुआ है कि गुलाब को हम देखकर भी नहीं देख पाते। हमें गेहूं के सवाल को जरूर हल करना चाहिए, परंतु साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि आदमी सिर्फ चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। समाज की सारी साधनाओं की परिणति उसकी संस्कृति में है। लेखक हमें जड़ और तने की देखभाल को आवश्यक बताता है, परंतु नज़र फूलों पर रखने की भी सलाह देता है। फूल यानी गुलाब और गुलाब यानी संस्कृति। नए समाज की हर योजना नई संस्कृति के अभाव में अधूरी है। गेहूं और गुलाब के उदाहरण द्वारा लेखक का मंतव्य स्पष्ट है कि वह मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक सांस्कृतिक प्राणी भी मानता है। मनुष्य और जानवर दोनों ही गेहूं खाने वाले यानी मात्र पेट भरने या भूख मिटाने वाले समान रूप से एक होते अगर मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को प्रधानता नहीं देता। जिस प्रकार सूरज के अस्त होने पर एक छोटा सा मिट्टी का दिया भी जलकर अपने दायित्व का निर्वहन कर अपनी महत्ता स्थापित करता है, उसी प्रकार लेखक कलाकारों और साहित्यकारों का आह्वान करता हुआ कहता है कि जब देश के राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री दूसरी बड़ी बड़ी योजनाओं में व्यस्त हैं, तब संस्कृति के प्रति हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपनी परिमित शक्ति से
इस क्षेत्र में कुछ काम कर दिखाएं। आखिरकार कलाकार संस्कृति का पोषण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ऐसी परिस्थिति में संस्कृति की अवहेलना के प्रति चिंता प्रकट करता हुआ लेखक कहता है, हमारी यह गुलाब की दुनिया, फूलों की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया इतनी सुकुमार, इतनी नाजुक है कि कहीं अर्थशास्त्रियों के हथौड़े और राजनीतिज्ञों के कुल्हाड़े कहीं इसका सर्वनाश न कर दें, या प्रेमचंद के शब्दों में रक्षा में हत्या ना हो जाए। निश्चित रूप से लेखक संस्कृति के क्षेत्र में राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों का दखल नहीं चाहता है। उनके इस क्षेत्र से दूर रहने में ही संस्कृति की रक्षा हो सकेगी। एक कलाकार हृदय ही ऐसी अदम्य शक्ति से युक्त होता है जो संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। लेखक नए समाज के लिए नई संस्कृति की आवश्यकता पर बल देता है। इसका अर्थ यह तनिक भी नहीं है कि लेखक पुरानी संस्कृति का शत्रु या निंदक है। इस संदर्भ में यहाँ कालिदास का एक कथन द्रष्टव्य है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। लेखक के अनुसार यदि पुरानी संस्कृति की सरजमी पर ही नई संस्कृति की अट्टालिका खड़ी हो तो बात ही कुछ निराली होगी। पुरानी संस्कृति हमारी विरासत है जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, परंतु यह भी विदित है कि अगर नींव कमजोर हो तो इमारत के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। पुरानी संस्कृति सड़न और घुन लगने के कारण नष्ट हो रही है। अतः नई संस्कृति की रूपरेखा बिल्कुल नई होगी जिसमें नए साधन भी अपेक्षित होंगे। ये नए साधन स्वतंत्रता, समता और मानवता होंगे जो सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूपेण उपलब्ध कराने के साथ साथ नई संस्कृति के आधार भी होंगे। उक्त आधारों में विशुद्ध मानवता के प्रतिष्ठित होने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में सौंदर्य और आनंद की उपलब्धि कर पाएगा। नई संस्कृति की मंजिल सौंदर्य और आनंद ही है। लेखक तत्कालीन समाज में हर तरफ कुरूपता और पीड़ा की बहुलता देखता है, जिसे सुंदर और सुखी बनाने के लिए वह लेखकों, कवियों और पत्रकारों को इकट्ठा करने का इच्छुक है। उक्त लोगों के परस्पर विचार विनिमय से साहित्य जनता के जीवन के अभावों और अभियोगों का सही चित्रण करेगा, जिससे जनता स्वतंत्र और पूर्ण जीवन का उपभोग कर सकेगी। साथ ही जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में संलग्न हैं, वे अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करेंगे और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बना उसे आनंद से भर देंगे। निश्चित रूप से निबंधकार उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहा है जो अपनी लेखनी या कूची, वाणी या वाद्यों द्वारा समाज को सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर ले जाने में लगे हैं, किंतु एक व्यापक संगठन नहीं होने के कारण उनकी साधनाएं प्रतिफलित नहीं हो पा रही हैं। लेखक की इच्छा है कि इनका संगठन कर हम शहरों और गांवों में ऐसा सांस्कृतिक केंद्र खोलें जहां उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हो सके और जहां से नई संस्कृति का संदेश विभिन्न साधनों द्वारा देश के कोने कोने में फैल सके। अपने विचारों में जनता पर बार बार लेखक के जोर देने का कारण यह है क्योंकि उसने समाज में यह अनुभव किया है कि तत्कालीन संस्कृति कुछ आभिजात्य लोगों तक ही सीमित है, परंतु नया समाज जनता का समाज होगा। तब यह निश्चित है कि नई संस्कृति भी जनता की अपनी होगी। यदि नए समाज का भविष्य महान है तो नई संस्कृति का भविष्य भी महान है। लेखक के अनुसार पुरानी संस्कृति मानवता के सैकड़े का एक अंश भी सही प्रतिनिधित्व कर पाने में सक्षम नहीं है। जब वह 100 में 100 का प्रतिनिधित्व करेगी तब वह बहुत बड़ी चीज़, बहुत रंग बिरंगी चीज़ होगी। निश्चित रूप से यह संवेद प्रयास अचानक किसी पहाड़ की चोटी से फूट पड़ने वाले सुंदर और अनोखे झरने के समान सुखद और अनोखा होगा, जिसके सौंदर्य को देख युगों से पिंजरबद्ध पक्षी के समान अपनी संस्कृति से अनजाने और बेखबर लोग नई संस्कृति रूपी खुले वन में
कलरव करने वाले पक्षी के समान आनंदित हो उठेंगे। बेनीपुरी जी ने नई संस्कृति के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है कि हमारी यह कल्पना जल्द ही हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगी। ज़रूरत है तो बस समुचित प्रयास और कोशिश की। निस्संदेह कम शब्दों में अधिकाधिक बातों को प्रकट करता यानी समाज शैली में लिखा गया यह विचार परक निबंध बेनीपुरी जी की कलम की सिद्ध हस्तता का पुष्ट प्रमाण है। धन्यवाद।